Hello friends, welcome back to my channel. So happy Teachers Day to all. Next topic आप सबका है थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल 4 से 5 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं. बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में मैंने एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स और इंक्लूड किए हैं, तो ये सारे टॉपिक्स मिलके आपको हर साल 5 मार्क्स की स्कोरिंग करते हैं. सो दिस इज़ हाईली स्कोरिंग टॉपिक और इजी टॉपिक है. कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं आते जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो. ईजिली सॉल्वेबल क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व हो जाएंगे ईजिली क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी. सबसे पहले आते हैं हमारा ज़ीरोथ लॉ. ज़ीरोथ लॉ क्या कहता है? एज यू ऑल नो कि अगर दो सिस्टम्स किसी थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो वो आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे. नाउ इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें करना है, पेपर में आता है, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हर एक एक्सपेक्ट करना है. इनिशियली कहाँ से आया, कैसे रहा. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? हीट गेन और हीट गेन और लॉस इज इक्वल टू द वर्क डन और इंटरनल एनर्जी. मतलब कोई भी सिस्टम आपका अगर हीट गेन कर रहा है या हीट लॉस कर रहा है तो इन दो चीज़ों पे अफेक्ट होगा उसका. वर्क डन पे, या तो वर्क डन सिस्टम करेगा या वर्क डन उसके ऊपर होगा, या तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी या तो ज़्यादा होगी. तो साइन कन्वेंशंस कैसे होंगे इसके, ये चीज़ ध्यान रखना बस. अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया दैट इज़ पॉजिटिव. अगर सिस्टम ने हीट रिजेक्ट किया दैट इज़ नेगेटिव, मतलब हीट लॉस किया. अगर वर्क इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है तो पॉजिटिव, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया है सिस्टम का. अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है तो वो नेगेटिव रहेगी, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज हो गया. वर्क डन अगर सिस्टम ने किया है तो पॉजिटिव है, अगर सिस्टम के ऊपर हो गया है तो वो नेगेटिव है. सो दिस इज ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशंस. मैं यहाँ पर सिर्फ की पॉइंट्स और फॉर्मूलाज ही करवा रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बस. इसके अलावा भी आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं मुझसे. टेलीग्राम चैनल पे भी, वहाँ पे आप चिट चैट कर सकते हैं, या फिर यहाँ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं. तो अब फर्स्ट लॉ किसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा, मतलब हाउ डज, जैसे साइक्लिक, आइसोथर्मल, इन प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ पे क्या इफेक्ट होगा. फॉर साइक्लिक प्रोसेस, एक साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? जब सिस्टम अपने ही एक पॉइंट से एक साइकिल में प्रोसेस हो रही होती है, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज होती. तो इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज होगी तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W. ये आपको बहुत काम आने वाली है जब आप ग्राफ्स करते हो. इस वाले में मैंने ग्राफ इंक्लूड नहीं किया है. इन ग्राफ में एक या दो ही क्वेश्चन है ग्राफ का, वो मैं कभी फिर करवा दूंगी. मिसलेनियस टॉपिक्स, जो मिसलेनियस टॉपिक्स है एकदम एंड में करवाऊंगी, जहाँ एक एक क्वेश्चन सेपरेटली आया हुआ है, कभी कभी किसी का, कभी किसी का. सो बाकी अभी जो मैं टॉपिक्स करवा रही हूँ इसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका फिजिक्स के लिए एट द एंड ऑफ द नवंबर. आराम से चलेंगे, बिल्कुल प्यार से, आराम से एक टॉपिक करो आप, उसके क्वेश्चंस यहाँ से कर लिए प्रीवियस ईयर, और मैं जो वर्कशीट दूंगी टेलीग्राम पे वो कर लेना. उसके बाद अपनी बुक से प्रैक्टिस भी कर लेना. मतलब मैं इसीलिए 3 डेज़ के गैप में वीडियो डाल रही हूँ ताकि आप एक टॉपिक को अच्छे से कर लो. और जो अभी टॉपिक्स करवा रही हूँ दे आर वेरी स्कोरिंग टॉपिक्स. मतलब मुझे लगता है अगर मैं 5 टॉपिक करवा दूंगी ना, जो फर्स्ट 5 टॉपिक्स में आपके 25 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, 20 to 25 क्वेश्चंस. और ये बहुत ही मायने रखती है चीज़ कि अगर आप फिजिक्स में 60 में से 35 स्कोर कर लेते हो तो आपका पेपर क्लियर हो जाता है. नाउ आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? जिस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है. इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो PdV इज इक्वल टू 0. PdV क्या होता है? हमारा वर्क डन. सो Q इज इक्वल टू डेल्टा U. नेक्स्ट इज आइसोबैरिक प्रोसेस. इफ देर इज ए आइसोबैरिक प्रोसेस तो हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो कैसे चेंज होगा? P कांस्टेंट हो जाएगा. आइसोबैरिक प्रोसेस इज, बार का मतलब याद रखना, बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन इज दिस. एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, इनके वर्क डन भी साथ साथ बता रही हूँ. एडियाबैटिक प्रोसेस, इसकी पहचान कैसे करोगे किसी क्वेश्चन में?
अगर कहीं पे आ रहा है फॉर सडन चेंज, सडनली एकदम चेंज हो गया, कुछ प्रोसेस हुई, मतलब उस प्रोसेस को होने के लिए टाइम ही नहीं मिला, ब्लास्ट हो गया, टायर फट गया, इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है। इसका फॉर्मूला क्या इसकी इक्वेशन क्या होती है, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमें गामा की वैल्यू पुट करनी होती है अकॉर्डिंग टू द गैस यूज्ड, मोनोएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, डायएटॉमिक। यहाँ पे टी और पी में ये रिलेशन है, ये रिलेशंस कहाँ से निकल रहे हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इस रिलेशन से। ये कांस्टेंट होगा फॉर 1 मोल, पी वी इज इक्वल टू टी, यहाँ से ये रिलेशंस निकल रहे हैं। देखो पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया, अगर मैं इसको पी और टी के टर्म्स में चेंज करूँ तो ये आ जाएगा, पी और वी के टर्म्स में चेंज करूँ तो दिस इज। यहाँ पर क्यू ज़ीरो होता है, मतलब सिस्टम में ना तो कोई हीट लॉस होती ना हीट गेन होती एडियाबैटिक में, तो क्यू होता है ज़ीरो। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द माइनस डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो जो डेल्टा यू है वो क्या होगा, वर्क डन, ये पॉजिटिव आएगा तो ये माइनस होगी, मतलब कि हमारी अगर सिस्टम ने काम किया तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, अगर सिस्टम के ऊपर काम हुआ तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसका वर्क डन का फॉर्मूला होता है ये, इसको एकदम दिमाग में बैठा लो, पी वी पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू बाय गामा माइनस 1। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती। नेक्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, आई थिंक माई माइक इज डिसकनेक्टेड तो वॉइस प्रॉब्लम होगी। जस्ट अ सेकेंड, मैं माइक वापस कनेक्ट कर रही हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल का मतलब जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही आ जाएगी। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब हमारी इंटरनल एनर्जी ना बढ़ेगी ना कम होगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, इसका जो वर्क डन है उसकी इक्वेशन आ जाएगी ये। इस वर्क डन को हम क्यू के इक्वल भी रख सकते हैं बिकॉज डेल्टा यू तो इसमें ज़ीरो है, तो इज इक्वल टू म्यू आर टी लॉग वी टू बाई वी वन। बस ये याद रखना, ये तो इसकी एक्चुअल इक्वेशन है। कभी कभी इसको प्रेशर के फॉर्म में चेंज करना पड़ता है तो ये वी टू बाई वी वन आता है, बट जब प्रेशर के फॉर्म में चेंज करेगा तो 1/2 आएगा, पी 1/2 आएगा, रिवर्स हो जाएंगे ये देखो 1 और 2। नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना आना चाहिए क्योंकि गामा की वैल्यू यहीं से पता चलेगी हमें। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं किसी की डायनामिकल स्टेट की कब चेंज होंगे वो। अब F इज इक्वल टू 3n माइनस आर होता है इसका फॉर्मूला। n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस और r इज रिस्ट्रिक्शन ऑन इट। ऐसे मोनोएटॉमिक के लिए 3 होता है, डायटॉमिक के लिए 5 होता है। नाउ एक ये चीज़ याद रखना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब इक्विपार्टीशन एनर्जी वाला आपने देखा होगा फॉर्मूला, वो क्या होता है, हाफ के टी। यहाँ पे अगर F से मल्टीप्लाई कर दे तो किसी भी गैस का निकल जाएगा। F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट गैस। स्पेसिफिक हीट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। छोटा सा टॉपिक है और एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही तरह का क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी सेम है यहाँ। सो स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, कितनी हीट चाहिए किसी 1 ग्राम या एक यूनिट मास को, 1 यूनिट मास को उसका टेम्परेचर रेज करना बाय यूनिट डिग्री।
दो तरह की स्पेसिफिक हीट यूज़ करते हैं हम, CV और CP। ये होती है स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। निकालते कैसे हैं इनको? C का फॉर्मूला होता है dQ/dt। CV के लिए आ जाएगा ये कांस्टेंट, जब वॉल्यूम हो जाएगा ना कांस्टेंट तो Q को हम U लिख सकते हैं, du/dt। एंड CP इज इक्वल टू CV+R। सिंपल है इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये पता होगा ना तो तुम्हारे वैसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई सिस्टम है, उसने कितनी हीट गेन की या कितनी हीट लॉस की, उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू M is the mass of that substance, C is the specific heat of that substance and delta T। हीट गेन या लॉस करने के बाद उसमें टेम्परेचर चेंज तो होगा। मान लो मैं कहूँ 40 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस पे गया तो चेंज कितना है? 20। यूनिट क्या होती है इसकी? ये एक होती है हमारी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की यूनिट होती है, मतलब उसमें डिग्री का टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता, बस हीट दे जाओ बढ़ाई जाओ। उसमें 3-4 लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट आपको याद रखनी है, पेपर में बहुत बार नहीं होती। ये दोनों तो एकदम रट लेना, 80 और 540। लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 540। नेक्स्ट, एक्चुअली लेटेंट हीट कब यूज़ होती है? सपोज मैंने आइस को मेल्ट कर दिया और वो बन गया वाटर। जब आइस का स्टेट कन्वर्ट हुआ, ये जब भी 0 डिग्री पे थी, ये तब भी 0 डिग्री पे है वाटर, चेंज होते ही इस दौरान इनका टेम्परेचर चेंज क्या है? 0। तो अब मुझे हीट ट्रांसफ़र तो हुई है, अभी भी हीट ट्रांसफ़र अब निकालनी है। तो क्या आएगा? मास, कितना मास था आइस का जो वाटर में कन्वर्ट हुआ, एंड मल्टीप्लाई बाय L, लेटेंट हीट ऑफ आइस। और सपोज वाटर है, उसको मैंने हीट दी और स्टीम बन गया। वो वाटर स्टीम कब बनता है? जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हो, और स्टीम का टेम्परेचर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर चेंज क्या हो गया? 0। अब यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र निकालनी है, कितनी हुई? तो Q इज इक्वल टू M, कितना वाटर था जो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, मल्टीप्लाई बाय L, किसकी? लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ठीक है। नेक्स्ट, एटॉमिसिटी निकालनी है, सॉरी एटॉमिसिटी दी हुई है आपको गामा निकालना है। सपोज आपके पास मोनो एटॉमिक गैस है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 3। CV क्या आ जाएगा आपका? F/2R, इससे भी निकाल सकते हैं आप CV, 3/2R। CP क्या आएगा? 5/2R। तो गामा क्या आएगा? 1.67। सिमिलरली डायटॉमिक का, फिर ट्राइएटॉमिक का। और ट्राइएटॉमिक 2 टाइप के होते हैं, ये लीनियर है, ये नॉन लीनियर है। क्या निकाल लेंगे। एक और चीज़ है इसमें, सपोज आपको कोई गैस ना दी हो, आपको बोल दिया हो जस्ट एयर के साथ इंटरेक्ट हुए हैं। अगर आप एयर के साथ इंटरेक्ट हुए हैं तो यूज़ डायटॉमिक, 7/5 यूज़ होगा आपका। हीट इंजन की एफिशिएंसी सबको पता है कैसे निकालते हैं। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर इट। इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 - TC/TH। कोल्ड रिजर्वर, हॉट रिजर्वर। एक है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्मूलाज करने की नीड नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए। स्टिल 1-2 फॉर्मूलाज हम कैसे कर लेंगे, जो क्वेश्चंस में इंक्लूड होंगे। dt/d टेम्परेचर हो गया, ये टाइम हो गया, इज इक्वल टू K TA इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स एंड T इज द टेम्परेचर जो चेंज हुआ है। इसका ये इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गया, ये यूज कर सकते हैं आप। नाउ क्वेश्चंस, एक्चुअली इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही इतने ज़्यादा थे, सो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं कर पाई, उसके लिए आपको वर्कशीट मिल जाएगी। फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके, सो कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगी एक्सप्लेनेशन, आप खुद समझोगे। अब 2024 के मैंने ग्रीन मार्क कर दिया है ईयर को, ताकि आपको ईजी रहे ढूंढना। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम 40 डिग्री टू 36 डिग्री इन 5 मिनट्स। अभी आया था ये क्वेश्चन कि 40 डिग्री से 36 डिग्री फॉल कर गई 5 मिनट में। सराउंडिंग टेम्परेचर 16 डिग्री है, तो बताओ बॉडी को 32 डिग्री जाने में कितना, 40 से अगर 32 जाना है तो उसे कितना टाइम लगेगा। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का है। कभी भी बॉडी ठंडी हो रही है ना सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल टी को मैंने थीटा लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। थीटा ये क्या नीचे थीटा बाय थीटा है और टी को ले गए इधर। टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है 36 से 40 और टाइम कितना चेंज हो रहा है 0 से 5 मिनट्स फर्स्ट केस में। और थीटा ए क्या है सराउंडिंग का टेम्परेचर मतलब 16। तो इसको आ जाएगा log ऑफ थीटा माइनस थीटा ए, ये आ जाएगा। पहले 36 पुट कर देंगे फिर 40 पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5K। यहाँ से अगर हम निकालें तो K की वैल्यू आ गई दिस। अगर मैं सेकंड केस लगाऊं तो टेम्परेचर 40 से 32 गया और टाइम हमें नहीं पता 0 से T गया। नाउ यहाँ भी इसको सॉल्व करेंगे और K की वैल्यू ऊपर से फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। और इसको अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करके आ जाएगा 6.1 मिनट्स। लेकिन आज तो लगता है मेरा माइक ही काम ही नहीं करेगा। इसके बाद एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने पेपर से पहले करवाया था टॉप 100 क्वेश्चंस में, उसमें भी आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने सॉल्यूशन थोड़ा अलग करवाया हुआ है, तो दोनों ही सॉल्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट वे है सॉल्व करने का, उसमें मैंने शॉर्ट वे बताया हुआ है सॉल्व करने का, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। और वो जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं उनको कहीं नोट डाउन करके रख लेना, ऐसा ना हो कि वहीं से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हो और आपको पता ही ना हो। सोर्स बहुत, आपके पास कंटेंट बहुत है मेरे वाले चैनल पे, बस पढ़ने वाले होने चाहिए। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन भी आया था कि आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक इलास्टिसिटी में बताना है आपको रेशियो। देखो आइसोथर्मल की इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और इसकी इक्वेशन होती है पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो 1/गामा आ जाएगा इसका इलास्टिसिटी रेशियो। नेक्स्ट एक हीट इंजन है। अब हम 2018 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं क्वेश्चंस, 2024 में हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। एक हीट इंजन है जो ऑपरेट कर रहा है एफिशिएंसी 0.5 पे, मतलब कि 0.5 उसकी एफिशिएंसी है, तो उससे ऊपर काम कर सकता है, उससे नीचे काम नहीं कर सकता। और यहाँ पर हमें बहुत 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से बताना है कि एक कौन सा रॉन्ग पॉसिबल है। चारों में एफिशिएंसी निकाल लो। देखो जब हम चारों की एफिशिएंसी निकालेंगे फॉर्मूला में पुट करके, इसकी आई 0.6, इसकी 0.6, इसकी 0.4 और इसकी 0.5, तो 0.6 और 0.5 तो पॉसिबल है, लेकिन 0.5 से कम वाली पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ 0.4। तो ऑप्शन 3 इज़ द रॉन्ग आंसर, यही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट 2018 का क्वेश्चन है ये। देखो जब हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं पी वी इज इक्वल टू एक्स। जैसे आइसोथर्मल में एक्स की वैल्यू 1 होती है और एडियाबैटिक में एक्स की वैल्यू गामा होती है, ऐसे ही किसी इक्वेशन में हो सकता है कि एक्स की वैल्यू 1 माइनस गामा हो, कुड बी पॉसिबल एनी वैल्यू। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इन्होंने बोला अब हमने प्रोसेस हुई, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस हुई, उसमें जो वॉल्यूम है 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया और प्रेशर 8 टाइम्स डिक्रीज कर गया, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। लेट्स सी, जो V2 है वो हो गया 4V1, जो P2 है वो हो गया P1/8। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है P1V1 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि कांस्टेंट है तो ये आ गया। यहीं पे P2 और V2 की वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2019 से, यह क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इसमें यह बताना है कि कौन सा इसमें से कौन सी प्रोसेस मस्ट वायलेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इजी है, इसका आंसर है ये, बट आप एक बार चेक करेंगे खुद से इक्वेशन सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है कि एक मेटल बॉल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 4.5 और उसकी स्पेसिफिक हीट है इतनी। उसको एक ग्लास स्लैब पे, उसको एक आइस स्लैब पे रखा गया, और क्या होगा जब एक आइस पे आप गरम गरम बॉल रख दोगे मेटल की तो वो पिघल जाएगी। पिघल के क्या होगी, वो आइस के अंदर जाती रहेगी और वो आइस के अंदर चली गई कितनी, हाफ, ऐसे आधी ऊपर है आधी आइस के अंदर है। अब अगर बॉल का इनिशियल टेम्परेचर बताना हमें,
अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? सपोज इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 4.5 है, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? दिस सी बी दिया हुआ है, सी बी स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हीट फॉर द बॉल, ये दो चीज़ें दी हुई हैं। अब देखो क्या होगा, जितनी बॉल ने हीट लॉस की है वो किसके इक्वल होगी? जितनी हीट गेन की है आइस ने। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो याद रखना, जितनी हीट लॉस होएगी एक सब्सटेंस हीट लॉस करेगा, दूसरा उसको गेन करेगा, दोनों को इक्वेट करना है बस। हीट लॉस बाय आइस बाय बॉल कितनी हुई? मास इंटू सी बी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना पहुंचेगा उसका? 0 पे पहुंचेगा, पर इनिशियल कितना था हमें नहीं पता। और आइस ने कितनी हीट गेन की? अब आइस का टेम्परेचर भी 0 ही है, ये नहीं बोला कि आइस का टेम्परेचर बदला है, लेकिन उसकी स्टेट बदल गई। कौन सी स्टेट में चला गया वो? वाटर में। और मैंने बताया था अगर स्टेट चेंज हो तो क्या आएगा? मास इंटू एल, लेटेंट हीट। नाउ मास कैसे निकालते हैं किसी का भी? डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, एम बाय वी। तो मास क्या हो जाएगा? वी इंटू रो। ऐसे इसका, अब इसका जो मास है बॉल का, सपोज बॉल का वॉल्यूम मैंने वी मान लिया, कितनी बॉल मर्ज हुई है उसके अंदर? हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ, हाफ हुई है, तो वी बाय 2 मर्ज हुई है इसके अंदर। अब वी बाय 2 मर्ज हुई है तो ये आ गया, उतनी ही आइस मेल्ट हुई है, रो ऑफ आइस। अब सब कुछ ऊपर दिया हुआ है, वैल्यूज पुट करनी है, बस पुट करके क्या आ जाएगा? 80 डिग्री। बस ये स्टेप समझ लो, ये 2 स्टेप रिपीट पे समझ लेना, इसके बेस पे ही सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, ये 2019 में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, 19-20 में। एक स्पेसिफिक हीट दी है एल्यूमिनियम की, इज मोर देन ट्वाइस ऑफ द कॉपर। कॉपर से ज़्यादा है स्पेसिफिक हीट, बेसिकली यहाँ ये बोला है। दोनों ही के आइडेंटिकल, मान लो दोनों 1-1 kg उठा लिया, कॉपर भी एल्यूमिनियम भी, उनका टेम्परेचर 20 डिग्री से तक ड्रॉप किया गया। जब 40 डिग्री उनका इनिशियल टेम्परेचर था, 20 डिग्री उनका ड्रॉप करवाया गया। तो जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे पहुंची तो क्या होगा? क्या एल्यूमिनियम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा? नहीं। क्या एल्यूमिनियम एब्जॉर्ब लेस एनर्जी या एल्यूमिनियम एब्जॉर्ब मोर एनर्जी? जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी उतनी ही एनर्जी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर जाएगा, इफ़ मास एंड चेंज इन टेम्परेचर इज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला कि 1 मोल है, आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली टू 10 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। जो भी उसका इनिशियल वॉल्यूम था उससे 10 गुना ज़्यादा वो एक्सपैंड कर गई, ये कंडीशन दी हुई है। तो चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है। इसका मैंने एंट्रोपी वाला जो टॉपिक है वो थ्योरी में इसलिए नहीं करवाया क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, उसको मैं यहाँ बता देती हूँ। उसका फॉर्मूला होता है ये, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर लॉग V2 बाय V1। एन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 मोल दिया हुआ है, तो एन की वैल्यू क्या होगी? 1। आर एक कॉन्स्टेंट है और इसको आर को ले जाओ, हमें वैल्यू तो यही निकालनी है ना, डेल्टा एस बाय आर। एन की वैल्यू होगी 1। V2 की वैल्यू अभी निकाली थी मैंने, ये आ गई 10V1, पुट कर दो, ये आ गया हमारे पास। अब जब भी आपको log ऑफ x ln को कन्वर्ट करना है लॉग में, वैल्यू तभी आएगी ना, 2.303 log ऑफ x, ऐसे चेंज होता है। मैंने ये चेंज कर दिया, और log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। सो दिस इज द आंसर। यहाँ पर बोला गया है कि एक आइडियल गैस है, वो चेंज हो रही है P1 V1 T1 से P2 V2 T2 पे। तो हमें बताना है इसमें कंडीशन क्या फॉलो होगी। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं वैसे ही बता देती हूँ कि आइडियल गैस की कंडीशन क्या होती है। जब एक आइडियल गैस होगी तो वो क्या करेगी, खुद को, उसका प्रेशर तो वो लो रखेगी, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये उसकी कंडीशन होती है पहली। तो जिसमें प्रेशर, तो अब इसकी कंडीशन निकालनी है अकॉर्डिंग टू दिस। वैसे मैंने आइडियल गैस की बताया आपको कि कहीं पे आपको आइडियल गैस बतानी है ना कौन सी है, वो होगी आइडियल गैस जिसका टेम्परेचर हाई होगा बट प्रेशर लो। सो P इज इक्वल टू NRT, ये हम आइडियल गैस इक्वेशन उठा लेंगे। तो T आ गया, ये इक्वेशन ये हमें गिवन है, इसमें पुट कर देंगे हम। तो हमारे पास
ये आ जाएगी इक्वेशन, T प्रोपोर्शनल है 1/v के, तो इसके अकॉर्डिंग ये सूट कर रहा है। V और T में ये दो रिलेशंस थे, तो देख लेते हैं कौन सा सूट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है कि हमें एक नया स्केल दे दिया, लीनियर स्केल टेम्परेचर मापने का। अभी तक हमें पता है कौन कौन से स्केल्स, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, बहुत सारे स्केल्स हैं ऐसे। अब कोई सपोज कोई नया स्केल मिल गया मुझे, जिसके ये तो है उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, और इसके अकॉर्डिंग उसका नया वो निकालना है कि जब 313 केल्विन होगा तो उस स्केल पे क्या टेम्परेचर होगा। ये 2020 में क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आता है तो आपको। देखो किसी का भी टेम्परेचर निकालने का तरीका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट माइनस एक्स, जो भी टेम्परेचर निकालना है, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। लिख दो यही इक्वेशन, बॉइलिंग पॉइंट माइनस 313 पे निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस एक्स निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। बस सॉल्व कर दो इसको और एक्स आ जाएगा माइनस का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंशन मतलब बहुत, 17 है क्वेश्चन इसमें, 2021 का क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है कि CpCv इतना है 1 आवर एक आइडियल गैस के लिए स्टेट 1 में। अब स्टेट 2B में ये हो गया, तो हमें रिलेशन बताना है। देखो मैंने तुम्हें पहले बताया था, ये जो कंडीशन है दिस इज़ फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए प्रेशर कम रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो आइडियल गैस का प्रेशर जो होगा वो PA होगा, वो कम होना चाहिए जो भी अब प्रेशर आएगा, क्योंकि अभी रियल गैस की तरफ चला गया तो प्रेशर बढ़ गया। ये आ गई एक कंडीशन। तो अब ये कंडीशन देखो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं ये नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। वैसे तो आंसर मिल गया। सेकंड कंडीशन क्या थी, जो स्टेट A है वो आइडियल गैस है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए किसी भी और स्टेट से, तो ये कंडीशन फर्स्ट फॉलो कर। आइडियल गैस की एक ही कंडीशन होती है, लिख लो, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। उसके कंपेयर कोई भी कर लेना, अब उसमें जितने मर्जी चेंजेस कर लेना, उसका लोएस्ट प्रेशर रहेगा और हाईएस्ट टेम्परेचर रहेगा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही हूँ, ये क्वेश्चन आप करोगे खुद से। इसमें बोला है दो स्टेटमेंट्स दिया, बताना कौन सी सही और कौन सी गलत। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला कि हीट ऐड की है सिस्टम में तो टेम्परेचर पक्का इंक्रीज करेगा, ये तो गलत है बात। ज़रूरी थोड़ी है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हो सकता है उस पर वर्क डन हो जाए, कुछ और हो जाए। और एक बोला कि वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो उसका वॉल्यूम पक्का इंक्रीज करेगा, ये सही है, करवा ही दिया मैंने। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। इसमें बोला है कि एक प्रेशर है, 2022 का क्वेश्चन है ये। प्रेशर इनसाइड ए टायर इज 4 times द प्रेशर आउटसाइड। प्रेशर आउटसाइड क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब टायर ने बस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया, बस्ट सडनली। कौन सी प्रोसेस होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। 300 केल्विन पे था, तो अब नया टेम्परेचर बताना है बस्ट होने के बाद। एडियाबैटिक प्रोसेस, यहाँ पे दो चीज़ दी हुई है, प्रेशर और टेम्परेचर। इन दोनों में रिलेशन पता होना चाहिए हमें। एडियाबैटिक का रिलेशन मैंने बताया था ना, तो PV = गामा, ये तो हमें पता ही था, पर ये P और V में है, हमें इसे P और T में चाहिए, तो वो होता है ये वाला रिलेशन। नाउ फर्स्ट प्रेशर कितना है, 4 times ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बस्ट करके वो कहाँ पहुँच गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास पहुँच गया, P2 हो गया इतना। इनिशियल टेम्परेचर है 300, फाइनल टेम्परेचर आ गया T2, जो निकालना है हमें। अब यहाँ पे गामा की वैल्यू क्या लेंगे, मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको अभी थ्योरी में, कि अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो गामा की वैल्यू वो होगी जो ट्राइएटॉमिक गैस की होगी, क्योंकि उसमें हर तरह की गैस प्रेजेंट होती है। तो गामा की वैल्यू होगी 7/5। तो यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, इस लेवल पे है कि सॉल्व करवाने की नीड नहीं है मुझे। मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो अब इस क्वेश्चन में बोला है कि एक स्टीम है जिसका टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस,
वो 20 ग्राम पानी में पास की गई जिसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। अब वो जो पानी है उसका टेम्परेचर 80 हो गया। अब बताना है कि वो, लेकिन पानी भी बढ़ गया, तो अब बताना है कि जो टोटल मास है पानी का अब कितना है। लेट्स सी। अब देखो, जितना हीट लॉस की स्टीम ने उतनी हीट गेन की हमारे वाटर ने। तो कैसे निकालेंगे? अब देखो, स्टीम ने जो हीट लॉस किया उसको दो तरह से यूज़ किया। एक तो पहले खुद को ठंडा किया, कंडेंस किया, सॉरी, पहले खुद को कूल किया फिर कंडेंस किया। पहले खुद को थोड़ा ठंडा किया और फिर वाटर में चेंज होगी, कैसे भी लगा लो। मतलब फेज चेंज भी हुआ है और टेम्परेचर चेंज भी, तो दोनों को ऐड करेंगे। और वाटर ने तो बस गेन किया, तो दोनों को लिखेंगे कैसे? जब कंडेंस किया तो मतलब चेंज की स्टेट, मास ऑफ स्टीम इंटू LS, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, प्लस जब कूल किया, ठंडा किया, मतलब टेम्परेचर चेंज किया, MS इंटू CS, मास ऑफ स्टीम मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ स्टीम। और इसके लिए क्या लिखेंगे? MW मतलब मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। LS की वैल्यू क्या है? 540। MS तो निकालना है हमें, क्योंकि कितनी स्टीम पहले ठंडी हुई फिर वाटर में चेंज हुई वो दिखनी है। CS, अब देखो पहले वो वाटर में चेंज तो हो चुकी है ना, अब हमें यहाँ स्पेसिफिक हीट किसकी लेनी है? वाटर की। और चेंज इन टेम्परेचर 100 से 80 पे आई है, तो 20। MS निकालना है। MW कितना है? 20 ग्राम ने गेन किया अभी तो। और चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री पे था भाई, 80 पे चला गया, तो 70 इज़ द चेंज, 70 इज़ द चेंज। तो इसको सॉल्व कर देंगे, इतना आ जाएगा 2.5 ग्राम। मतलब 2.5 ग्राम स्टीम ने खुद को ठंडा करके वाटर में चेंज करा है। तो फाइनल मास ऑफ वाटर क्या आ जाएगा? 20 ग्राम वो पहले था, 2.5 उसमें स्टीम ऐड हो गई, तो हो गया 22.5। देखो क्वेश्चन वही था, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। नेक्स्ट दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की, CP निकालना है। CV कैसे निकालते हैं पहले वो देखो। CV इज इक्वल टू du/dt। अब यहाँ पर जो एनर्जी दी हुई है वो U, वो यही तो है 3/2 RT। इसको चेंज करोगे तो आ जाएगा 3/2 R। CP क्या होता है? CV प्लस R, 3/2 R प्लस R, 2.5 R। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। इसका फोर्थ ऑप्शन मैं लिखना ही भूल गई, बट डोंट वरी, वो एक रॉन्ग ऑप्शन ही था। तो इसका राइट ऑप्शन है ये। इसको आप, इसका एक्सप्लेनेशन आप कमेंट्स में बताएंगे। सो थैंक यू सो मच। ये थी आपकी थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज़। नाउ अब आप क्या करेंगे इसके बाद? नेक्स्ट टॉपिक के लिए प्लीज़ सजेशंस दीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करवाऊँ। अभी करवाने सभी टॉपिक्स हैं, बस इट्स अबाउट कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पहले हो जाए, क्योंकि पहले वाले जो ये टॉपिक्स हैं इनकी थोड़ा सा मुझे बनाने में टाइम लगता है नोट्स। उसके बाद फिर फेस्टिव सीज़न आ जाता है ना, थोड़ा सा लगता ही है कि नहीं हो पाएगा ज़्यादा, तो फिर तब हम फेस्टिव सीजन के टाइम पे हम छोटे टॉपिक्स कर लेंगे जो इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, जिसमें इतने क्वेश्चंस नहीं होते। सो ये आपकी थर्मो की वीडियो थी, बताइएगा कैसे लगी। और प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। एंड आपकी इसकी वर्कशीट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच।